अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 19 द गंधारा सिविलाइजेशन। हमने इस सिविलाइजेशन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ना है द कुशन्स के बारे में। अब द कुशन्स कौन थे? And other people from Central Asia marched into northern India in about 50 CE। यानी कि ये सेंट्रल एशिया से आने वाले कुछ और लोग थे और ये सब कॉन्टिनेंट में कब आए? In 50 CE। And 50 CE stands for Common Era या Current Era। Empire stretched from Central Asia to Kashgar in northern China and from Bay of Bengal to Bhopal in India। अब इन्होंने कितने इलाके पर हुकूमत की, ये चीज़ आप अपनी स्क्रीन्स पर इस वक्त देख सकते हैं। जितना भी एरिया कुशन एम्पायर के नाम से लिखा हुआ है, इतने एरिए पर इनका कब्जा था और इन्होंने इतने एरिए पर हुकूमत की। कनिष्का देयर ग्रेटेस्ट रूलर। अब इनका सबसे मशहूर रूलर था कनिष्का। रूल्ड फ्रॉम 120 टू 150 CE और इसने कितना अरसा हुकूमत की? फ्रॉम 120 टू 150 CE। बच्चों, अब आपने डेट्स खास तौर पे याद रखनी है क्योंकि डेट्स MCQs में भी आ सकती हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती हैं। इसके अलावा आपने अगर ये समझना है कि कब कौन सी इन्वेजन हुई और कब कौन सा इवेंट हुआ, इस सब के लिए भी जरूरी है कि आप डेट्स को साथ साथ हाईलाइट करते जाएं। Was a Buddhist, respected everyone's religious beliefs। अब वो कौन सा रिलीजन फॉलो करता था? बुद्धिज्म का। He was a Buddhist। बुद्धिज्म के बारे में हमने पढ़ा था, हमने बुद्धा की डिफरेंट टीचिंग्स के बारे में भी पढ़ा था। तो ये बुद्धिज्म को फॉलो करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये बुद्धिज्म को फॉलो करता था तो ये किसी दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करता था, बल्कि ये तमाम रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता था और उनके बिलीव्स की भी रिस्पेक्ट करता था। फेमस फॉर हिज मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अचीवमेंट्स। और ये किस चीज के लिए फेमस था? अपने मिलिट्री यानी कि फौजी जो इसकी सलाहियतें थी उनके लिए ये फेमस था। फिर पॉलिटिकल अचीवमेंट्स यानी कि जो सियासी अचीवमेंट्स थी, पॉलिटिक्स। एंड देन रिलीजियस अचीवमेंट्स यानी कि मजहबी अचीवमेंट्स, मजहब से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड भी इसने जितने काम किए उन सब के लिए ये फेमस था। अंडर हिज रूल बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। अब कनिष्का के रूल के अंडर बुद्धिज्म 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। वो 2 ग्रुप्स कैसे डिफरेंट थे? जो पहला ग्रुप था, इट वाज स्ट्रिक्ट। दे बिलीव्ड दैट बुद्धा इज नॉट अ गॉड, स्प्रेड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब जो पहला ग्रुप था इस मजहब का, वो जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट था, यानी उनमें सख्तियां ज्यादा थीं। उनमें ये माना जाता था कि अगर आपने बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारनी है और अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छाई करो और बदले में आपके साथ सिर्फ अच्छा ही हो, तो फिर आपको मॉन्क्स की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, यानी कि आपको टोटली अपने रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा। दे बिलीव दैट बुद्धा इज नॉट अ गॉड। वो ये मानते थे कि बुद्धा गॉड नहीं है। हाँ, वो गॉड का एक मैसेंजर जरूर हो सकता है, लेकिन इन इटसेल्फ वो गॉड नहीं है। एंड देन इट स्प्रेड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। बुद्धिज्म की ये जो फॉर्म थी ये स्प्रेड हुई टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया। फिर हम बात कर लेते हैं बुद्धिज्म के दूसरे ग्रुप की, अ लिटिल लेस स्ट्रिक्ट, यानी कि इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोग जरा कम सख्त थे। उनके इस रिलीजन में सख्तियां थोड़ी कम थीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम इस्लाम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, एक ग्रुप में जरा ज्यादा सख्तियां हों और एक ग्रुप में जरा कम सख्तियां हों। दे बिलीव दैट बुद्धा इज गॉड। जो दूसरा ग्रुप था उससे बिलोंग करने वाले लोग ये मानते थे कि बुद्धा गॉड है,
मैंने आपको बताया था कि जो पहला ग्रुप था वो ज़रा ज़्यादा सख्त था और वो ये मानते थे कि बुद्धा गॉड नहीं है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप था उसमें सख्तियां कम थी और वो ये मानते थे कि बुद्धा ही गॉड है। स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया, चाइना एंड जापान। और ये वाला बुद्धिज्म कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ? इट स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया, चाइना एंड जापान। द एम्पायर ब्रोक अप अराउंड 250 CE। और इनका ये एम्पायर कब खत्म हुआ? अराउंड 250 CE, 250 कॉमन एरा। आप देख सकते हो कि एक एम्पायर आया, कोई इन्वेजन हुई, फिर दूसरा एम्पायर आया। उस वक्त ये चीज़ें चलती रहती थी। उस वक्त के रूलर्स अपने एरियाज बढ़ाने के लिए डिफरेंट इलाकों पर कब्जा करते रहते थे और हमला भी करते रहते थे। अब हम आ जाते हैं द गुप्तास पे। बिगैन अराउंड 350 CE। तो गुप्तास की हुकूमत कब शुरू हुई? अराउंड 350 CE। CE, as I have told you before, common era या current era. Dynasty was founded by Chandragupta. अब द गुप्तास की जो डायनेस्टी थी उसका फाउंडर कौन था? उसका फाउंडर था चंद्रगुप्ता। Who was Chandragupta? He was an Aryan prince, ruled over a large empire on northern part of subcontinent. वो आर्यन प्रिंस था, आर्यन शहजादा था और उसके अलावा उसने सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट पे एक लंबा अरसा हुकूमत की। इन्वेजन ऑफ द हंस, सैवेज रेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन 480। अब क्या हुआ कि द गुप्तास का जो एम्पायर था उस पे हंस ने हमला कर दिया। मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि हंस वॉज अ वेरी सैवेज रेस। सैवेज का मतलब होता है ब्रूटल, यानी कि क्रूअल्टी, सख्ती करने वाले लोग, जुल्म करने वाले लोग। तो हंस वॉज अ सैवेज रेस जिन्होंने द गुप्तास पे हमला किया। और कब हमला किया? अराउंड 480। आपको पहले भी कहा कि डेट्स खास तौर पे आप लोगों ने याद रखनी है। डिस्ट्रॉयड मच ऑफ द सिविलाइजेशन। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस सिविलाइजेशन का बहुत नुकसान किया और ज्यादातर सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। क्यों? बिकॉज दे वर रियली सेवेज, यानी कि वो तबाही मचाना, कत्लो गारत करना, ये सब चीजें बहुत आराम से कर लिया करते थे। उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए दे डिस्ट्रॉयड मच ऑफ द सिविलाइजेशन। डिस्ट्रॉय करने का मतलब होता है किसी को खत्म करना, तबाही मचा देना। फाइनली डिफीटेड इन 550। लेकिन फाइनली हंस की जो हुकूमत थी उसको भी ज़वाल आया एंड दे वर डिफीटेड इन 550। In 606, हर्षा began to rebuild the Gupta Empire. बच्चों, आपने नोट किया होगा कि एक ट्राइब आती है या एक सिविलाइजेशन आती है, फिर दूसरी सिविलाइजेशन आती है। इसी तरह there was a prince named हर्षा। उसने हंस पर हमला किया और उसने फिर से गुप्ता एम्पायर को बनाना शुरू किया जिसको हंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड ही स्टार्टेड डूइंग इट इन 606। अब हर्षा की हुकूमत को गोल्डन एज भी कहा जाता है। He ruled for almost 40 years and his age is called as golden age. अब उसकी एज को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? Because he promoted education. प्रोमोट करने का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ज्यादा बढ़ाते हो, किसी चीज के लिए ज्यादा काम करते हो। तो उसने एजुकेशन को बहुत प्रोमोट किया, यानी कि तालीम हासिल करने पे बहुत जोर दिया। गुड गवर्नमेंट, यानी कि वो गवर्नमेंट के मामले में भी बहुत अच्छा रहा। उसने बहुत अच्छी रिफॉर्म्स बनाई और पॉलिसीज बनाई और अपने लोगों के लिए बहुत काम किया। लॉ एंड ऑर्डर, इसके अलावा उसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, यानी कि लॉज बनाना और लोगों को इस चीज पर लेकर आना कि आपने उन लॉज को फॉलो करना है। लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाना और लोगों को इस चीज पर लाना कि आपने उन पॉलिसीज को फॉलो करना है ताकि जो एम्पायर है
उसमें पीस एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। He died in 650. वो कब मरा? In 650. He started to rebuild the Gupta Empire in 606, right? And then he died in 650. Chinese pilgrim Yunzhang lived for many years at Harsha's court. अब हमें हर्षा की बहुत सी बातों के बारे में पता चला कि वो किस तरह का इंसान था और उसकी हुकूमत में क्या क्या अच्छे काम हुए। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि देयर वाज अ चाइनीज पिलग्रिम जिसका नाम था Yunzhang. Spellings are a little different but the pronunciation is different. He lived for many years at Harsha's court. वो हर्षास की कोर्ट में कई साल तक रहा। वो मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहा, देखता रहा और उसके बाद उसने कुछ डायरी लिखी या आप कह सकते हो कि कुछ अकाउंट्स लिखे जिससे हमें ये पता लगा कि हर्षा की एज गोल्डन एज कहलाती थी। और क्यों कहलाती थी? क्योंकि उसकी एज में बहुत से अच्छे काम हुए, उसकी एरा में बहुत से अच्छे काम हुए। उसने एजुकेशन को प्रमोट किया, उसने अच्छी गवर्नमेंट चलाई, उसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। रोट अ बुक अबाउट लाइफ इन हिज एम्पायर, यानी कि इस चाइनीज पिलग्रिम ने एक किताब लिखी कि वो जितना अरसा हर्षा के कोर्ट में रहा उसकी जिंदगी कैसी गुजरी। और इस किताब की वजह से आज हमें ये पता लगा कि हर्षा के कोर्ट में क्या काम होते थे और किस तरह वो एक अच्छी गवर्नमेंट चला पाया था। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।